नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। खरीफ फसल लगाने से पहले खेतों में करें मिट्टी की जांच। गर्मी के मौसम में भिंडी के पौधों को बचाएं कीटों से। फसलों की कटाई के लिए रीपर बाइंडर है बेहतर उपकरण। किसान भाइयों, मई के महीने में आपने अपने खेतों से रबी फसलों की कटाई कर ली होगी, इसलिए आवश्यक है कि अब आप मिट्टी में उर्वरकता की जांच कर लें ताकि खरीफ फसलों को खेतों में लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। माह मई का महीना हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि रबी फसल कटने के बाद मिट्टी में उसकी उर्वरता का जांच होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में कौन कौन सी एलिमेंट्स की कमी हो गई है, उसकी जानकारी हम किसान भाइयों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए किसान भाई, आप अपने फसल कटने के बाद इस मई महीने में अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, ताकि आप अगले लगाए जाने वाले खरीफ फसल के बारे में अपनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति की जानकारी पूरी हो सके। किसान भाइयों, आपने भिंडी, टमाटर और खीरा जैसे कई सब्जियों की खेती की होगी, पर इन दिनों ऑयस्टर मशरूम की खेती कर आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मशरूम की खेती कम लागत में भी की जा सकती है। वैशाली जिले के निवासी और प्रगतिशील किसान जोगिंदर बिंद ने भिंडी की खेती कर बड़ी सफलता पाई है। ये 15 एकड़ में भिंडी की खेती कर परिवार का भरण पोषण आसानी से कर रहे हैं। जोगिंदर का कहना है कि 10,000 की लागत में वह 20 से 30,000 का मुनाफा कमा रहे हैं। भिंडी का खेती किया हुआ 15 कट्ठा में है। खाद हम अपना यूरिया देते हैं और DMP देते हैं। लागत तो अखनी ऐसे 10,000 की लागत लगा हुआ है। मुनाफा वही 25-30 होगा। गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती काफ़ी फायदेमंद होती है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो होता ही है, साथ ही किसानों की कमाई का बेहतर जरिया भी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके पौधों को कीटों और फफूंदियों से दूर रखा जाए। कीटों से पौधों के बचाव के लिए कुछ खास दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी जानकारी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ठाकुर प्रसाद महतो। फ्रूट बोरर का अटैक होता है उसमें, तो फ्रूट बोरर के लिए आप लोग देखिए कि जहाँ पिल्लू है ऊपरी जो शाखा होगी तो उसको तोड़ करके दीजिए, और उसके बाद आप एक स्प्रे आप कोई भी सरफेस स्प्रे में कर दीजिए। नीम का कर सकते हैं, या आप क्लोरपायरिफॉस का 1.5 से 2 ml लीटर के हिसाब से आप एक स्प्रे कर दीजिए। ये आपका अल्टरनेटली 7 से 8 दिन अंतराल पर करना चाहिए। रीपर बाइंडर फसलों की कटाई के लिए एक बेहतर यंत्र माना जाता है। इसकी मदद से रस्सी से फसल का बंडल भी आसानी से बांधा जा सकता है। यह उपकरण गेहूं और धान के लिए उपयुक्त है। इसकी कीमत बाजारों में लगभग 2 लाख रुपए तक है, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान भी प्राप्त है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज हम चलेंगे पटना के हरियाली सब्जी मंडी अंटा घाट और जानेंगे हरी सब्जियों के भाव। खीरा 20 रुपए प्रति किलोग्राम, भिंडी 12 रुपए प्रति किलोग्राम, परवल 20 रुपए प्रति किलोग्राम, बैगन 10 रुपए प्रति किलोग्राम और नेनुआ 10 रुपए प्रति किलोग्राम। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञों से सीधा संपर्क कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे आज के फोन इन लाइव कार्यक्रम का विषय है जीरो टिलेज द्वारा धान की बुआई। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कृषि अनुसंधान संस्थान लोहिया नगर पटना में मुख्य वैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार जी, जो कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली में। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे जो किसान भाई इस विषय संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 3456 171। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई धान की खेती परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, फिर जीरो टिलेज मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये देखिए, बिहार में धान की खेती लगभग 34 लाख हेक्टेयर में होती है, और इन पूरे क्षेत्र में अगर आप देखें तो लगभग 90% भूभाग ऐसा है जिसमें बिहार में लोग धान की खेती खेत में कदवा करके और बिचड़ा तैयार करके उसका रोपनी विधि से करते हैं। विधि बहुत अच्छा है, परंपरागत विधि है। वैज्ञानिक तरीका से भी हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग आप धान का कीजिए, अभी तक यही चलता आ रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब आप देखते होइएगा कि बारिश की बहुत अनिश्चितता होती है। शुरू में बारिश कब होगा या कितना मात्रा में होगा। अगर बारिश शुरू में हो गया, बिचड़ा अगर तैयार भी हो गया, तो खेत में रोपनी करते समय इतना पर्याप्त वर्षा जल नहीं होता है जिससे कि कदवा हो सके। तो कुल मिलाकर के धान की खेती में पिछले 5-7 वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो मानसून का जो बिहेवियर है वो बहुत ही इरेटिक जिसको कहते हैं, कि उसका आप पूर्वानुमान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पिछले साल का ही अगर आप दृष्टांत देखें तो बारिश जो है सो मई के अंत में शुरू हो, मतलब प्री मानसून होता है, नहीं हुआ। जून में नहीं हुआ, जुलाई में नहीं हुआ, और कहाँ तो 13-14 अगस्त को बिहार में बारिश प्रारंभ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वर्षा की कमी के कारण धान की खेती में बहुत ही दिक्कत हो रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास मजदूर नहीं है, मजदूर का पलायन हो जा रहा है। और धान की खेती अगर परंपरागत विधि से या रोपनी करने की विधि से जो धान की खेती हम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मजदूर की आवश्यकता होती है। पहले तो जल की आवश्यकता है, जल के बिना धान की खेती नहीं होगी। फिर मजदूर की आवश्यकता है, और मजदूर की आवश्यकता रोपनी करते समय मजदूर की बहुत आवश्यकता होती है। रोपनी अगर आप कर लिए तो 1 महीने के बाद आपको निकौनी करना है, तो उसके लिए मजदूर की बहुत आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब बिहार धान की खेती निर्भर कर रहा है जल के लिए और मजदूर को लेकर के, जो पर्याप्त था पहले बिहार में। अब जल भी नहीं है और मजदूर भी नहीं है, तो 2 ही विकल्प बच जाता है, या तो धान की खेती आप छोड़ दीजिए। तो धान की खेती बिहार के किसान छोड़ दें ये संभव नहीं है, क्योंकि धान जीवन है, धान आदमी का भोजन है, संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो धान की खेती निश्चित तौर से हमको सोचना पड़ेगा कि धान की खेती जो है सो क्या कदवा के बिना भी सीधी बुआई हो सकती है। तो ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे बिहार में भी ये काफ़ी जोरों से इसका शोध चल रहा है। और हमारे विश्वविद्यालय ने, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले साल इस पे एक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी रिलीज भी किया है। और उस तरीके से हम कहते हैं कि धान की आप सीधी बुआई कीजिए, जिसमें जल की कम से कम 30% 40% जल की बचत होगी, 90% से ज़्यादा मजदूर की बचत हो जाएगी। खर्चा अपने आप, मजदूर और पानी की खर्चा कम हो जाएगा, और उत्पादन आपको उतना ही मिलेगा, लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हमको लगता है कि, और बिहार के किसानों को सीधी बुआई, हम ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। आप चौर में चले जाइए, उत्तर बिहार में जितना चौर है उस चौर में केवल सीधी बुआई होता है, बल्कि वो कदवा करते नहीं। वो पानी जब हटता है तो धान को, मूंग को, जनेरा को, जूट को, 4-5 फसल को एक साथ मिला करके और उसकी छिटवा विधि कर सकते हैं। तो बिहार के किसान को धान की खेती, अगर ये सोचना कि कदवा के बिना धान की खेती नहीं होगा, तो बिहार के किसानों का ही परंपरागत ज्ञान ये है कि वो सीधी बुआई से खेती करते हैं। सर, आपको रोकना चाहेंगे, एक फोन है सर।
हेलो। हाँ जी। हाँ, आप कृपया अपना नाम बताएं। जी हाँ, मेरा नाम लक्ष्य श्रीवास्तव है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम वैशाली जिले के प्रभुति नगर गाँव से बोल रहे हैं। अच्छा, आप अपना प्रश्न पूछें। जी सर, कौन से सीजन में धान की बुआई जो होती है और कौन से प्रकार के बीज का उपयोग करना चाहिए सर? जी बहुत अच्छा जी सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने कहा। देखिए, धान की आपने कहा कि कौन से समय में बुआई करनी चाहिए, तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए समय महत्वपूर्ण क्यों है कि धान की बुआई, हम कहते हैं कि अगर आप सीधी बुआई कर रहे हैं तो खेत की परिस्थिति को आपको समझना होगा। खेत में बुआई करते समय पर्याप्त नमी हो। अब नमी वर्षा के पानी से होगा या नमी आप सिंचाई जल दे करके कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो खेत को समझना पड़ेगा कि नमी पर्याप्त होना चाहिए। और समय क्या होगा कि समय हम ये कहते हैं कि मई के अंतिम सप्ताह के बाद या जून के प्रथम सप्ताह में जब मॉनसून ब्रेक करने जा रहा हो, उससे कम एक हफ्ता पहले आप उसकी बुआई कर दें, जिससे कि मॉनसून आते आते वो पौधा जो है सो बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाए, उसमें पूरी तरीके से अंकुरण होकर के वो पौधा माने बढ़ने लगे और ऐसी अवस्था में वो आ जाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि, और समय का जहाँ तक सवाल है, आपको यही समय में ध्यान रखना पड़ेगा कि सीधी बुआई में समय बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि साहब किस्म कौन होगा। मेरा ये कहना है कि किस्म, इसमें आप छोटी अवधि का किस्म लीजिए, सबौर अर्धजल है, सहभागी है, या जो दूसरी किस्म है सुसम्राट है, ये सब किस्म जो है सो काफ़ी अच्छा है। या कोई भी आप किस्म कर सकते हैं, उसमें केवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कम समय में तकरीबन 120 से 125 दिन में तैयार हो जाए, जिससे कि दूसरा फसल भी आप उसमें समय से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन लड़ेगा, करना क्या चाहता है? ना ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ चाहता हूँ। तो चलो चलो। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। इसमें है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, तो अब सरदर्द, तनाव और निद्रा से ठंडी राहत। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। सर, आप कृषि विज्ञान केंद्र हरिपुर वैशाली से हैं। अमूमन किसान भाई गेहूं की खेती में जीरो टिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं धान की खेती में जीरो टिल की। तो किसान भाई इसके लिए क्या बदलाव करेंगे या फिर क्या अलग से इसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है सर? देखिए, जीरो टिलेज से धान की सीधी बुआई में कोई अलग से व्यवस्था करना पड़ता है ऐसी बात नहीं है। मशीन है जीरो टिलेज, जिससे कि आप पहले गेहूं की बुआई होती थी, आज धान की हो रही है। धान की नहीं, अब बहुत सारे फसल हैं जिसकी बुआई होती है। आप चना की बुआई कर सकते हैं, मटर की बुआई कर सकते हैं, मसूर की बुआई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं बीज के हिसाब से। तो इसमें ये जो जीरो टिलेज मशीन है, इसके बारे में हम पहले बता दें आपको कि नाम है इसका जीरो टिलेज, मतलब छोटा सा चीरा करता है खेत में और सीधे बीज और खाद को एक साथ वो खेत में डालता है। इसीलिए नाम इतना छोटा चीरा करता है खेत का, जिससे कि पता नहीं चलता है, लोग इसको इसीलिए जीरो टिलेज कहते हैं। और ये 35 से 25 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी चलता है। जिसके पास ट्रैक्टर है वो ये पावर टिलर से नहीं चलेगा, ट्रैक्टर से चलेगा। और ट्रैक्टर चलाते समय आपको स्पीड पर कंट्रोल रखना होगा। 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा के से ज़्यादा स्पीड पर आपको ट्रैक्टर नहीं चलाना होगा, नहीं तो होगा क्या कि कहीं बीज गिरेगा, कहीं नहीं गिरेगा। ये सब सावधानियां हैं। तीसरा बात है क्या कि ज़मीन का जो है कंडीशन आपको देखना होगा कि ज़मीन में नमी कितनी है। नमी यदि ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा कहने का मतलब कि यदि 50% से ज़्यादा, 40% से 50% से ज़्यादा यदि नमी खेत में रहेगा तो ये जीरो टिलेज आपको बढ़िया काम नहीं करेगा। उसमें सीड गिरेगा लेकिन जर्मिनेशन पर इफेक्ट पड़ेगा उसका। और जब 30-35% 30 से 35% तक का यदि मॉइस्चर रहेगा ज़मीन में, तो उसमें यह मशीन बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर रुकेंगे सर, एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं सर। हेलो। हाँ जी। आप कृपया अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम पुष्कर धनगर है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जो है मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के एक छोटे से गांव बेगपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे
जैसे धान की फसल अगर अपन बुआई करते हैं तो इसके लिए मिट्टी उपचार कराना जरूरी है क्या? क्या क्या बोला, एक बार फिर से अपना प्रश्न कृपया बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अपन धान की फसल की बुआई करते हैं जी जी, तो मिट्टी उपचार के बारे में शायद देखिए, किसी भी फसल की खेती कीजिए आप, तो मिट्टी का उपचार तो उसमें अति आवश्यक है। बिना मिट्टी के कंडीशन को डाले हुए मिट्टी का उपचार में किस तत्व की कमी है, जब तक उस तत्व का पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी फसल आपको अच्छा फलदायक नहीं होगा, उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप तो मिट्टी का जांच करवा ही दे, इसलिए भारत सरकार का आज कार्यक्रम चल रहा है कि प्रत्येक किसान को मिट्टी जांच करवाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की आवश्यकता पड़ रही है। लोग किसान सरकार उसको दे रही है। हम बता दें कि जीरो टिलेज मशीन से भी यदि आप मिट्टी की जांच करवा के करते हैं खेती, तो इसमें 2-3 चीज़ हम बताएं कि एक तो आपको फ्लूटेड रोलर एक होता है इसमें जीरो टिलेज में, एक होता है इंक्लाइन प्लेट जो कि बीज को गिराता है खेत में, और एक कप टाइप का होता है जिसको ग्रूव टाइप भी कहते हैं। दिक्कत किस में होती है कि जो फ्लूटेड रोलर है उसमें कुछ धान फंसता है, तो उसमें थोड़ा सा ये पर जर्मिनेशन पर इफेक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छा जो इंक्लाइन प्लेट है, जो आज के जीरो टिलेज मशीन में इंक्लाइन प्लेट वाला जो आता है, उससे आपको धान बराबर गिरता है जितना मात्रा में आपको गिरना चाहिए। जैसे कि 20 किलो का हम लोग हेक्टेयर में गिराते हैं, 20 किलो का हेक्टेयर में इस मशीन से गिराइए, तो वो इंक्लाइन प्लेट वाला यदि जीरो टिलेज आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा और बीज आपको बर्बाद नहीं होगा, बीज टूटेगा नहीं। अब रही बात कि कौन सा बीज आप लें जिससे कि इस मशीन से हम अच्छा बुआई कर सकें। तो कोशिश करना चाहिए कि जो लंबी वैरायटी हो, लंबे दाना वाली वैरायटी हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें इससे, इस मशीन से। आप करने के लिए कर देंगे लेकिन उसमें 10 से 15% तक आपका ब्रेक होता है, टूटता है वो, जिसके कारण के जर्मिनेशन पर इफेक्ट पड़ता है। कोशिश कीजिए कि जो मध्यम दाना हुआ चाहे छोटा दाना हुआ, जैसा कि सर ने बताया, और प्रभात है वैरायटी या राजश्री वैरायटी है, राजेंद्र मंसूरी है, इस सब बीज को यदि आप इस मशीन से गिराएं तो अच्छा काम करेगा। इसमें होता है कि खाद और बीज दोनों का अलग अलग चेम्बर होता है और दोनों साथ साथ गिरता है खेत में, तो खाद भी समय पर मिल जाता है। और बीज क्या है कि जो आप जून के प्रथम सप्ताह से कोशिश कीजिए कि इस मशीन से धान की सीधी बुआई कर दें और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप कर सकते हैं। पहला पानी जो होता है हमारा ये का मानसून का, आप उसके पहले यदि बुआई कर दें तो आपको धान की अच्छी पैदावार होगी और समय रहते आप समय के पहले काट भी लेंगे और उत्पादन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। 1.5 से दुगना आपको उत्पादन बढ़ेगा इस मशीन के द्वारा। कुछ सावधानियां इस मशीन से आपको। बहुत अच्छा आपने जीरो टिल मशीन के बारे में बताया। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को फिर आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं जीरो टिल द्वारा धान की बुआई के बारे में। डॉक्टर साहब, जीरो टिल से खेती में खरपतवार एक बहुत बड़ी बाधा है, तो किसान भाई इसको कैसे दूर करेंगे?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मैं तो किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि जीरो टिल से सीधी बुआई की बात अगर आप सोच रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप निश्चित सोचिए, इससे आपको आमदनी बढ़ेगा, खर्चा कम होगा। लेकिन उसको सोचने से पहले जो इसमें होने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सचेत होने का, सावधान होने का, वो है खरपतवार नियंत्रण। अगर आप खरपतवार नियंत्रण के बारे में सोचते नहीं हैं या आप अपने सोचा नहीं है तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप सीधी बुआई मत कीजिए तब, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपको निश्चित तौर से बरसात के मौसम में जहां धान की खेती आप कर रहे हैं, कदवा नहीं हो रहा है, सीधी बुआई कर रहे हैं और वो भी जीरो टिल मशीन से अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा खतरा है धान में कि आपको खरपतवार का सामना आपको करना ही करना पड़ेगा। और एक तरह के खरपतवार का नहीं बल्कि विभिन्न तरह के खरपतवार को आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही नियोजित तरीके से आपको खरपतवार पे नियंत्रण करके ही इस विधा में जाना चाहिए। अब कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि जुताई चूंकि नहीं हो रही है, कदवा नहीं हो रहा है, इसलिए विभिन्न तरह के खरपतवार इसमें आएंगे। जीरो टिलेज मशीन से जब आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने पे ही आपको जो है सो खरपतवार की कमी महसूस होगी, इसलिए कि खेत को जोता नहीं गया है, कोड़ा नहीं गया है, इसका उलट पुलट नहीं किया गया है, इसीलिए जो खरपतवार के बीज हैं वो खेत के अंतर में दबे हुए हैं, इसीलिए उसका अंकुरण भी कम होगा और जीरो टिलेज मशीन इनडायरेक्टली आपको खरपतवार के प्रबंधन में भी थोड़ा सा सहायक हो रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारे खरपतवार किस तरीके के आ रहे हैं। जीरो टिलेज से सीधी बुआई अगर आप करेंगे तो खरपतवार में आपको आएगा मोथा, खरपतवार में आएगा सामा, खरपतवार में आएगा कौनी, खरपतवार में चोरी पत्ती का भी आ सकता है, घास कुल का आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए तो दो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके खेत में बहुत सा खरपतवार है और उसमें आप जीरो टिल मशीन से आप बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ऐसे तृणनाशी का या ऐसे खरपतवार वाले मारने वाले दवाई का इस्तेमाल कीजिए जो आपको बिल्कुल ही समूल नष्ट कर दे और उसमें जो राउंड अप है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कि खरपतवार नाशी जो है का प्रयोग करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है जीरो टिल की खेती से। किसान भाइयों, अभी समय चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं जीरो टिल द्वारा धान की बुआई के बारे में।
देवेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जीरो टिल की खेती में उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन कैसे करेंगे किसान? देखिए, धान ये सर्वविदित है कि धान की खेती में सिंचाई या पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप जीरो टिल से भी यदि धान की सीधी बुआई करते हैं तो पहले सीधी बुआई कर दीजिए, उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद आप उसमें हल्का पानी, कम से कम 1 इंच पानी जो उसमें खेत में जम जाए वो आप कर दें। उससे फायदा क्या होगा कि जो भी जर्मिनेशन आपका फेल होने वाला होगा, जो बीज जम नहीं सकता है, वो कम से कम उस पानी के मिलने से जम जाएगा। 1 इंच पानी आप दे रहे हैं तो उसमें आधा जाएगा नीचे और आधा ऊपर उठ जाता है। इसलिए ये करेंगे तो आपको एक सिंचाई की भी बचत हो जाएगी और जो जर्मिनेशन आपका धान का जो बीज का जो जमने की क्षमता है वो आपको 100% के करीब 99-98% तक वो जमेगा। और जहाँ तक उर्वरक की बात है कि कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमारे साथ अजय सर हैं, ये उर्वरक के बारे में ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं। सर, आप उर्वरक के बारे में विशेष रूप से किसान भाई को बताएं। ठीक है, उर्वरक के बारे में हम सीधी बुआई में कहते हैं कि 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटास आप डालिए। और इसके साथ साथ अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर इसमें कमी है तो मिट्टी जांच के आधार पे इस पे भी बात कीजिए। लेकिन हम किसान भाई आपको बताना चाहते थे कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो खरपतवार नियंत्रण है। अब खरपतवार के लिए हमने कहा कि आप जो है राउंड अप का इस्तेमाल कीजिए, और वो जोतने से पहले ही और बुआई करने से पहले ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि धान के साथ आप ढैंचा लगा दीजिए और 30 दिन के बाद ढैंचा को मारने के लिए आप 2,4-D का इस्तेमाल कर लीजिए। ढैंचा अपने आप मर जाएगा और हरी खाद का इस्तेमाल कर देगा, जिसको हम ब्राउन भूरा खाद कहते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। इससे भी आपको जो है सो खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बुआई करने के बाद पेंडिमिथलिन एक दवाई आता है जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका 400 से 500 लीटर पानी में मिला करके आप इसका जो है सो बुआई करने से 3 से 5 दिन के बाद आप पेंडिमिथलिन का इस्तेमाल कर लीजिए। और 15 से 20 दिन के बाद उसी में आप जो है सो एक दवाई आता है जिसको आप कहते हैं बिस्पैरीबैक सोडियम। बिस्पैरीबैक सोडियम का इस्तेमाल 15 से 20 दिन के बाद निश्चित तौर से, ये क्रिटिकल है, 20 से 25 दिन में अगर आप जाइएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। 15 से 20 दिन के बाद निश्चित तौर से आप जो है सो बिस्पैरीबैक सोडियम का वो 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर, दवाई बहुत कम है, कम लगता है, वो 10% इसका स्ट्रेंथ है, इसलिए 1 किलोग्राम में 1 हेक्टेयर में आपको 250 ग्राम लगेगा। और 400 से 500 लीटर पानी में इसको घोल बना करके बुआई के 15 से 20 दिन के बाद इसका छिड़काव कर दीजिए। निश्चित तौर से आपका 99% खरपतवार जो है सो एक खेत से मुक्त हो जाएगा और बहुत ही भरपूर फसल आप सीधी बुआई से ले सकते हैं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सावधानी के रूप में? हम सुझाव ये देना चाहेंगे कि आप निश्चित तौर से पानी की कमी और मजदूर की कमी को देखते हुए जीरो टिलेज से धान की बुआई आप जरूर करें। उसमें आप 3 बात का ध्यान रखें। नंबर 1, भूमि का समतलीकरण आवश्यक है। अगर जरूरी हो तो आप लेजर लेवलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेजर लेवलर नहीं है तो समतल आप उसको अपने पाटा ठीक से चला करके आप समतलीकरण कीजिए। दूसरा, जीरो टिलेज मशीन का व्यवहार कीजिए। तीसरा, खरपतवार नियंत्रण आप निश्चित तौर से जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं उससे कीजिए, और उचित समय पर और जो सही मात्रा है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का, जो जीरो टिलेज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो किस्म है उसमें सवौर सुरभित है, सवौर अर्धजल है या सहभागी है, या फिर आपका जो है शुष्क सम्राट है, इन सब बीजों का इस्तेमाल कीजिए। निश्चित तौर से आप भरपूर खेती का लाभ उठा पाएंगे और उपज के ज़्यादा मिलने के साथ साथ आपको खर्च भी आपको कम होगा। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और जीरो टिल द्वारा धान की बुआई के बारे में इतनी अच्छी और तकनीकी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपका है, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अपने समस्या सुझाव हम तक भेज सकते हैं पत्रों के माध्यम से। आप हमारा पता लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। तो अब इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।